मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टिश्यू सिस्टम यानी कि उत्तक तंत्र। उत्तक तंत्र में जैसे हमने भी इससे पहले पढ़े थे कि जो हमारे जो टिश्यूज हैं इनकी कोशिकाओं के समूह से उत्तक का निर्माण होता है। और जैसे हम पादपों की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो उत्तक है विभिन्न प्रकार के जो तंत्र है उनका निर्माण करते हैं। तो इसी में सबसे पहले जो है ना हमें 3 तरह के सिस्टम पढ़ने हैं, यानी कि एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीसरा है इसमें वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल यानी कि ये है, हिंदी में इसे बोलेंगे बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम का मतलब होता है ये भरण उत्तक होता है, ठीक है। मौलिक उत्तक तंत्र या फिर भरण उत्तक, भरण उत्तक का मतलब होता है जो पूरा का पूरा कॉर्टेक्स का पित्त का निर्माण करता है उसे हम भरण उत्तक सिस्टम कहते हैं। तीसरा है इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम। तो वेस्कुलर सिस्टम जो है ये हमारा संवहन उत्तक तंत्र है। तो उत्तक तथा उत्तकों का समूह जो किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए उत्तक यानी कि टिश्यू या टिश्यूज का एक ग्रुप जो पर्टिकुलर किसी एक कार्य करने के लिए एक इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में काम करता है उसे हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं। और सेक्स ने 1875 में इनकी उत्तकों की इनकी पोजीशन के अनुकूल यानी कि पोजीशन के अनुसार इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। यानी कि जो टिश्यू है यानी कि टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे टिश्यू या फिर टिश्यूज का जो ग्रुप होता है वो एक यूनिट की तरह काम करेगा, एक पर्टिकुलर काम के लिए वो इन्वॉल्व होते हैं। और ये हमारा सेक्स ने से इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो एपिडर्मल यानी कि हम किसी भी चीज की बात करते, चाहे हम जड़ की बात करें, चाहे हम तने की बात करें, चाहे हम लीव्स की बात करें, तो उसकी सबसे बाहर की जो सतह होती है वो होती है एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा। उसके अंदर का जो सिस्टम होता है यानी कि जब हम ग्राउंड टिश्यू की बात करते हैं, भरण उत्तक की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे जो कॉर्टेक्स का पार्ट हो जाता है, चाहे वो रूट है चाहे स्टेम है, उनके अंदर कॉर्टेक्स भरण उत्तक के रूप में यह हमारा पूरा का पूरा सिस्टम उत्तक तंत्र उपस्थित होता है। फिर है हमारा तीसरा वेस्कुलर सिस्टम। तो संवहन उत्तक यानी कि वेस्कुलर सिस्टम में यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दोनों इंक्लूड इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 जो है इन्हें ले लेते हैं और सबसे पहला हम इसके अंदर लेते हैं यहाँ पे। और ये तो क्या है कि ये तो हमारा सेक्स ने इनकी स्थिति के अनुसार किया था। और हैवर्ड ने 1914 में इनके जो कार्य के आधार पर यानी कि एक ने इन्हें स्थिति के अनुसार, एक ने कार्य के अनुसार, तो हैवर्ड ने कार्य के अनुसार जो है अवशोषण उत्तक, संचयी उत्तक और यांत्रिक उत्तक यानी कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। हैवर्ड ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा इन्होंने हैवर्ड ने पहला दिया एब्जॉर्प्शन, दूसरा दिया इन्होंने स्टोरेज, तीसरा मैकेनिकल सपोर्ट। स्टोरेज उत्तक टिश्यूज सिस्टम, ठीक है। और तीसरा है इसमें मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ये 3 कैटेगरी जो थी हैवर्ड ने दी यानी कि अवशोषण, कुछ कोशिकाएं या कुछ जो उत्तक है वो सिर्फ अवशोषण का काम करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ उत्तक जो है वो संचयन का काम करते हैं यानी कि स्टोर करते हैं, फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं, और कुछ जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में हैवर्ड ने डिवाइड किया। तो अब हमें सेक्स के अनुसार यानी कि जो इनकी स्थिति होती है उसके अनुसार उत्तकों का अध्ययन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं एपिडर्मिस यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बाह्य त्वचा है। तो एपिडर्मिस तंत्र की जो कोशिकाएं हैं ये प्लांट्स के जितने भी प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, प्रारंभिक अंग होते हैं, उनके घेरे रहने वाली सबसे आउटर लेयर होती है। चाहे हम जड़ की बात करें, चाहे हम शूट की बात करें, चाहे हम लीव्स की बात करें, और सभी में यानी कि कोशिकीय संरचना में इनकी विविधता पाई जाती है। और इसे अभिचर्म या एपिडर्मिस कहते हैं। एपी मींस अपॉन, डर्मा मींस स्किन, ठीक है। तो ये एपिडर्मल यानी कि ये एपी मींस
अपॉन यानी कि बाहर, और डर्म मीन्स स्किन यानी कि बाहर की स्किन। तो ये हमारे रूट, शूट, स्टेम या सॉरी रूट, शूट और लीफ ये सभी पर ये पाई जाती है, सभी पे ये पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारी अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मूल में अधिचरण जो है यानी कि एपिडर्मिस विशेष जो हमारी इनिशियल सेल्स होती है उनके समूह से बनती हैं, और तने में ये जो है ये बाह्यतम यानी कि डर्मेटोजन या फिर ट्यूनिका की जो लेयर होती है, ट्यूनिका से इनका निर्माण होता है। तो रूट्स में इनका जो निर्माण है वो कहाँ से, इनिशियल सेल से होता है, जबकि स्टेम में इन सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से हो रहा है, वो इनका जो सेल्स है वो ट्यूनिका की जो लेयर होती है, ट्यूनिका के सेल्स होते हैं वहां से होता है। अब इनका जो स्ट्रक्चर है यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो एपिडर्मल सिस्टम होता है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, तो हम एपिडर्मल सेल्स की बात करें तो यहाँ पे एपिडर्मिस जो है ये सबसे पहले सबसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमारी 3 चीजें इंक्लूडेड होती है। एक होती है एपिडर्मिस, दूसरी उसमें इंक्लूडेड होती है स्टोमेटा, और तीसरा इसके अंदर इसमें होता है एपिडर्मल आउटग्रोव्स। तो एपिडर्मल आउटग्रोव्स जो होती हैं ये एपिडर्मल आउटग्रोव्स, तो इसमें 3 कैटेगरीज हो गई कि 3 तरीके से इसमें ये बनती है 3 चीजों से, यानी कि पादप के विभिन्न अंगों के जो एपिडर्मल सिस्टम इसमें टिश्यू सिस्टम है उसमें इस प्रकार की संरचनाएं में विभेदित होता है। एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर, इसमें बीच बीच में छिद्र यानी कि स्टोमेटा उपस्थित होते हैं, और एपिडर्मल आउटग्रोथ भी इसके अंदर पाई जाती हैं। तो हमारा इसमें पहला है यानी कि एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस की अगर हम बात करें कि जितने भी अधिकतर हमारे इसमें एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ये सिंगल लेयर होती है। क्या है, एपिडर्मल जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो हमारी एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर होती है, और जड़ों के अंदर मूलीय त्वचा या एपिब्लेमा या फिर राइजोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हम इस एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं तो रूट्स में इसे क्या कहते हैं, रूट्स में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस किस नाम से, एपिब्लेमा कह सकते हैं इसको, क्या है, एपिब्लेमा कह सकते हैं, राइजोडर्मिस कह सकते हैं, क्या है, राइजोडर्मिस कह सकते हैं, एपिब्लेमा कह सकते हैं इसे, और साथ ही इसको हम एपिब्लेमा, मूली त्वचा या राइजोडर्मिस कह सकते हैं। तो मूली त्वचा में रंध्र या क्यूटिकल एब्सेंट होती है, यानी कि जब हम रूट की बात कर रहे हैं तो रूट्स के अंदर स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। जब हम बात करते हैं स्टेम की, ठीक है, तो स्टेम की हम बात करते हैं यानी कि सिर्फ रूट है। रूट्स में क्या होता है कि रूट हेयर में पहली बात तो इसे एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस नाम से जाना जाता है, ठीक है। और रूट में क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मूल रोम यहाँ पे उपस्थित है। जड़ों में क्या होता है, जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं, जड़ों में मूल रोम होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, और इसे हम एपिब्लेमा या फिर राइजोडर्मिस के नाम से जान सकते हैं, मूली त्वचा के नाम से जान सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्टेम की, एंजियोस्पर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा स्तंभ है, स्तंभ एवं पॉइंट की जो अधिकांश एपिडर्मिस की लेयर होती है वो भी एक परत ही होती है, परंतु कुछ प्लांट्स में इसकी जैसे मोरेसी, बिग्नोनिएसी, पायरेसी, चिनोपोडिएसी के कुछ सदस्य होते हैं, तो वहां पे मल्टी लेयर हो सकती है। किसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सिंगल लेयर होती है, हम यहाँ बात कर रहे हैं शूट की, यानी कि ये है स्टेम। तो स्टेम में यहाँ पे क्या होती है, इट इज सिंगल लेयर, इट इज आल्सो सिंगल लेयर, ये यहाँ पे भी सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होगी। बट जब ये लीफ में और स्टेम में दोनों में सिंगल लेयर होती है, एक एकल परत होती है, परंतु
जैसे हम इसमें एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन है इसके अंदर चिनोपोडियेसी, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्टेम के अंदर चिनोपोडियेसी, चिनोपोडियेसी, ठीक है, और मोरेसी, मोरेसी, ठीक है, एक्सेट्रा, इनके अंदर जो ये एपिडर्मिस है वो कैसी होती है? वो मल्टीलेयर्ड होती है। क्या होती है? वो मल्टीलेयर्ड होती है। यानी कि चिनोपोडियेसी में, मोरेसी में और साथ में पाइपरेसी, बिग्नोनियेसी, इन फैमिलीज के अंदर ये कितनी होती है? ये हमारी मल्टीलेयर्ड होती है। फॉर एग्जांपल हम नीरियम की बात कर रहे हैं, नीरियम की बात करते हैं 3 से 4 लेयर होती है और पेपरोमिया में 14 से 15 लेयर होती है। क्या है? नीरियम के अंदर, नीरियम में ये कितनी है? नीरियम यानी कि ये कनेर हम बोल रहे हैं, नीरियम में 4 to 5 लेयर होती है। कितनी? 4 to 5 लेयर होती है। जबकि पेपरोमिया में, पेपरोमिया में ये कितनी होती है? 14 to 15 लेयर होती है। ये कितनी थिक हो गई? यानी कि पेपरोमिया में कितनी मोटी हो गई? 14 से 15 लेयर की जो एपिडर्मिस है वो हो गई। यानी कि कितनी थिक हो जाएगी? 14 to 15 लेयर जो थिक है, यानी कि थिकनेस इसकी कितनी है? 14 to 15 लेयर थिक हो जाएगी ये पेपरोमिया के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से भाई तो यानी कि एपिडर्मिस में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते हैं। देखिए इंटरसेल्युलर, क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये बहुत कॉम्पैक्ट होती है, ये एक दूसरे से कोशिकाएं जो है ये सटी हुई होती है और इसके ऊपर ये ऐसे क्यूटिकल की परत होती है। ये इनके बीच बीच में कोई भी अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं होते? इनके बीच में कोई भी अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। और तने व पत्ती में इसमें अधिजन सतत होती है। रंध्रों यानी कि इसमें बीच बीच में सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इनके अंतरा कोशिकीय के इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट अंगों में, जैसे पत्ती, फूल, फल, इनमें कैसी होती है? समव्यासी होती है, आइसोडायामेट्रिक होती हैं। जब इनकी बात कर लेते हैं तो देखिए चारों ओर से वृद्धि करने वाली होती है ये, और स्तंभ में, मूल में लंबवत वृद्धिकारी अंगों में, मतलब ट्यूब की तरह दिखती है, लंबी लंबी होती है। लंबी कैसे? इस तरीके से ये कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये कोशिकाएं होती हैं, ट्यूब की तरह वृद्धि करती हैं। तो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट में चपटी या फिर आयताकार दिखती हैं। जबकि कैपरिस, सैल्वाडोरा और एलॉय के अंदर ये जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो बहुत लंबी होती है। कैपरिस के अंदर, एलोवेरा के अंदर ये थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। और सेक्शन काटने में ये कैसी होती है? चपटी दिखाई देती हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा एपिडर्मल सेल का स्ट्रक्चर। अब स्पेशल एपिडर्मल सेल्स जो है, जैसे हम बात करते हैं बुलिफॉर्म सेल्स की, ठीक है। अब देखिए बुलिफॉर्म सेल्स जो है, बुलिफॉर्म सेल्स जो है ये कहाँ पे मिलती है? बुलिफॉर्म सेल्स की हम बात करते हैं, यानी कि आवर्धक कोशिकाएं, यानी कि ये इसी के टाइप में देखिए स्पेशल टाइप के एपिडर्मल सेल्स हैं। तो इसमें आती है बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स, तो ये हिंदी में इसको कहते हैं आवर्धक वक्र। आवर्धक वक्र, ठीक है। आवर्धक वक्र जो है ये इसकी, ये बुलिफॉर्म सेल्स है, ठीक है। अब ये बुलिफॉर्म सेल्स होती कहाँ पे है? देखिए बुलिफॉर्म सेल्स जो है ये मोस्टली मोनोकोट प्लांट्स में पाई जाती है। कहाँ पे होती है ये? मोनोकोट प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, यानी कि एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनके अंदर ये उपस्थित होती हैं। देखिए एक बार इनका डायग्राम बना लेते हैं किस तरह से ये हमें दिखाई देती है। ये हमारी जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं ये हमारे सिर्फ क्या इसमें जो हमारे ये प्लांट्स होते हैं, एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनके अंदर ये
उपस्थित होती हैं। बुलिफॉर्म सेल्स जो है वहीं पे ये पाई जाती हैं और ये हमारे जो है इस तरीके से ये सेल्स बनती हैं और इनका जो काम है क्या है, बुलिफॉर्म सेल्स जो है ये एक समान आकार की पहली बात तो नहीं होती, छोटी बड़ी सेल्स इसके अंदर। ये देखिए ऊपर वाली जो सेल्स है ये हमारी बुलिफॉर्म सेल्स हैं, ये देखिए ये हमारी बुलिफॉर्म सेल्स हैं, ये हमारी बुलिफॉर्म सेल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी बुलिफॉर्म सेल्स हैं और ये सारी कभी भी एक साइज की नहीं होती हैं, ठीक, एक साइज की नहीं होती हैं ये। और ये हमारी लोअर एपिडर्मिस है, ये हमारी लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। ये हमारी लोअर एपिडर्मिस में यहाँ पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और वेस्कुलर बंडल्स सब उपस्थित है। और ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये इसमें क्लोरोप्लास्ट एक बार से हर सेल के अंदर इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब इनका बुलिफॉर्म सेल का काम क्या होता है, देखिए बुलिफॉर्म सेल जो है ये सामान्य सेल से, सामान्य जो एपिडर्मल सेल्स होती है उनसे कुछ बड़ी आकार की और फुली हुई सेल्स होती हैं, ठीक है। और ये आर्द्रता ग्राही तथा पतली भित्ति युक्त होती है। क्या होती है, आर्द्रता ग्राही होती है और पतली भित्ति युक्त होती है। इनका काम क्या होता है कि ये वायु में आर्द्रता के अनुसार पत्ती के खुलने और बंद होने में मदद करती हैं। क्या करती हैं, पत्ती के खुलने और बंद होने में ये मदद करती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये बुलिफॉर्म सेल्स हैं, ठीक है। और बुलिफॉर्म सेल्स जो है कभी भी ये एक साइज की नहीं होती हैं और ये एक साइज की नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए छोटी बड़ी आपको दिखाई दे रही है, विभिन्न साइज की है। और ये क्या होती है कि ये आर्द्रता ग्राही होती है, नमी को ग्रहण करने वाली होती है और पत्ती को यानी कि वायु में आर्द्रता के अनुसार, जब अगर वायु में आर्द्रता के अनुसार ही पत्ती के खुलने में और बंद होने में ये उनकी सहायता करती हैं। तो ये फर्स्ट हुआ हमारे एपिडर्मिस के अंदर ही, ये हमारी नोटोकोट में पाई जाती है और साथ ही ये पत्ती के खुलने और बंद होने में ये सहायता करती है। ये होगी हमारी फर्स्ट बुलिफॉर्म सेल। नेक्स्ट इसके अंदर है कॉर्क एंड सिलिका सेल्स। कॉर्क एंड सिलिका सेल्स, कॉर्क एंड सिलिका सेल्स। देखिए कॉर्क एंड सिलिका, अब पोएसी साइप्रेसी की कुछ मेंबर्स होते हैं, उनमें अधिचरण के अंदर जो है यानी कि एपिडर्मिस में दो प्रकार की सेल्स होती है, एक होती है लॉन्ग सेल और एक होती है शॉर्ट सेल। पोएसी एंड साइप्रेसी, साइप्रेसी कुल में दो तरह की यहाँ पे जो सेल्स हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है लॉन्ग सेल्स, एक होती है शॉर्ट सेल्स। कौन सी, लॉन्ग सेल्स होती है, दूसरी होती है शॉर्ट सेल्स। तो लॉन्ग सेल और शॉर्ट सेल्स होती है, ये दो प्रकार की होती है। छोटी कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारी दो तरह की सेल है, तो इसमें जो छोटी सेल्स हैं वो भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है इसमें कॉर्क सेल और दूसरी होती है यहाँ पे सिलिका सेल। कॉर्क सेल एंड सिलिका सेल, तो कॉर्क सेल और सिलिका सेल जो है ये दोनों सामान्यतः साथ साथ पाई जाती है और कॉर्क सेल जो है इसमें सुबेरिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कॉर्क सेल में सुबेरिन प्रेजेंट होता है और सिलिका कोशिका भित्ति जो है सिलिका के रेशे में यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें सुबेरिन प्रेजेंट होता है। और सुबेरिन क्या है, इट इज अ वैक्सी मटेरियल। सुबेरिन क्या है, इट इज ए वैक्सी मटेरियल। और जबकि सिलिका क्या है हमारा, सिलिका सेल क्या होती है, जिसकी सेल वॉल होती है, सिलिका सेल्स की सेल वॉल में यहाँ सिलिका का निक्षेपण होता है। किसका निक्षेपण, सिलिका का निक्षेपण होता है यहाँ पे
वॉल, इनकी सेल वॉल में, ठीक है। तो सेल वॉल में यहाँ पे सिलिका का विक्षेपण होता है, तो ये हमारी हो जाएंगी सिलिका सेल, और दूसरी है हमारे इसके अंदर ये कॉर्क सेल। तो ये हमारी पोएसी और सेपरेसी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें ये इस तरह की जो सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। ये हुआ हमारा कॉर्क सेल्स एंड सिलिका सेल्स। अब एपिडर्मिस में तीसरी हमारी जो एपिडर्मिस में जो थर्ड है हमारी, यानी कि अब इसके अंदर जो हमारी थर्ड है वो है लिथोसिस्ट। क्या है? लिथोसिस्ट। लिथोसिस्ट को हिंदी में कहते हैं अश्म कोशिका। ये है अश्म कोशिका। कौन सी कोशिका है? इस कोशिका को हम कहते हैं अश्म कोशिका। तो अश्म कोशिका जो है ये हमारी, यानी कि लिथोसिस्ट, एकेंथेसी, एपोसाइनेसी, अर्टिकेसी, इन कुलों के अधिचर में बड़े आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? एकेंथेसी, एपोसाइनेसी, किसमें होते हैं प्रेजेंट? ये एकेंथेसी, एपोसाइनेसी, एकेंथेसी, एपोसाइनेसी और अर्टिकेसी, ठीक है। एकेंथेसी, एपोसाइनेसी और अर्टिकेसी, इन कुलों के कुछ प्लांट्स में, ठीक है, इनके अलावा भी और कुल भी हैं, उनके एपिडर्मिस में बड़े आकार की, यानी कि लार्ज सेल्स होती हैं, लार्ज सेल्स पाई जाती हैं, और इन सेल्स के अंदर कैल्शियम, ठीक है, इन सेल्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के, यानी कि CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और इन क्रिस्टल्स को सिस्टोलीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? इन क्रिस्टल्स को सिस्टोलीथ कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं, और इन क्रिस्टल्स को क्या कहते हैं? सिस्टोलीथ कहते हैं। इन क्रिस्टल्स को क्या कहते हैं? हम इन क्रिस्टल्स को क्या कहते हैं? These crystals are known as cystolith. क्रिस्टल्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टल्स को कहते हैं सिस्टोलीथ, ठीक है। एकेंथेसी, एपोसाइनेसी और अर्टिकेसी, इनमें लार्ज सेल्स प्रेजेंट होती है। इन लार्ज सेल्स के अंदर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कैल्शियम जो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स हैं उन क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? उन क्रिस्टल्स को हम सिस्टोलीथ कहते हैं। और दीज सेल्स, इन सेल्स को हम कहते हैं जिनमें क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं लिथोसिस्ट। क्या कहते हैं उनको? उन सेल्स को हम लिथोसिस्ट कहते हैं, यानी कि जिन सेल्स में क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, कि पहली बात तो कि कुछ बड़ी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर कैल्शियम के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन कैल्शियम के क्रिस्टल्स को हम सिस्टोलीथ कहते हैं। और जिन कोशिकाओं में ये सिस्टोलीथ प्रेजेंट होते हैं उन कोशिकाओं को हम लिथोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उन कोशिकाओं को हम लिथोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसमें लिथोसिस्ट कहते हैं। तो ये इसमें अब ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि लिथोसिस्ट, यानी कि जो सेल्स होती हैं, ये अंदर की तरफ या अग्रभाग इनका फूला हुआ होता है, और पैलिसेड टिश्यूज में अंदर की तरफ ये थोड़ी सी धसी हुई होती हैं, अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं। ये जो हमारे सिस्टर लिथोसिस्ट होती है वो थोड़ी अंदर की तरफ धसी हुई होती है, और पैलिसेड टिश्यूज में ये अंदर की तरफ धसी हुई होती है। अब एपिडर्मिस जो सेल्स होती हैं, सबसे पहले तो ये पतली भित्ति जो
यानी कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, थिन होती है। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से इनकी सेल वॉल है, पतली भित्ति युक्त होती है और इसके ऊपर जो है क्या है, एक क्यूटिकल की लेयर ये बनी हुई होती है। इनके ऊपर जो है एक क्यूटिकल की लेयर बनी हुई होती है और क्यूटिकल में क्यूटिन, रेजिन्स, लिग्निन, बोन और सिलिका इन पदार्थों का निक्षेपण होता है और इसकी जो मोटाई है वो डिपेंड करता है कि किस तरह के एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट है। जैसे जीरोफिटिक एनवायरनमेंट होता है यानी कि मरुभूमि पर्यावरण जो होता है वहां पे इनकी मोटाई अधिक होगी, एक्वेटिक में कम होती है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है, प्रभावित करता है। तो जलोढ़ में इसका अभाव होता है, जबकि जल सतह पर तैरने वाले पत्तियों पे मोमी परत पाई जाती है और मरुभूमि में अधिक मोटी होती है। आर्द्र वातावरण में क्यूटिन की पतली परत होती है और घास की पत्तिकाओं में यानी कि जो घास होती है उनकी एपिडर्मिस सेल्स के अंदर सिलिका का निक्षेपण होता है। एक्वेटिक प्लांट्स में नहीं हो पाई जाती है एपिडर्मिस लेयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सेल्स है यानी क्यूटिकल के नीचे पैक्टिन की परत पाई जाती है और अनेक प्लांट्स जो होते हैं उनमें कनेल, ग्रामिनी, इनमें लिग्निन का निक्षेपण उपस्थित होता है। इनकी सेल्स जो है इनमें एक बड़ी वैक्यूल बड़ा होता है जो इसको घेरे हुए रहता है परिधि को और इसके अंदर बहुत सारे प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और रंगीन संरचना दल या फिर इसमें क्रोमोप्लास्ट होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना पेटल्स की बात करते हैं, तो पेटल्स के अंदर या फ्रूट्स के अंदर वहां पे इसमें क्रोमोप्लास्ट, एंथोसायनिन पाए जाते हैं, वर्णक भुने हुए होते हैं। और जो छायादागी पौधे होते हैं यानी कि सीजियोफिलिस प्लांट्स जो होते हैं तो उनके अंदर भी अधिचर्म यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का काम क्या है, देखिए एक तो पौधों को बाहर के वातावरण से, आघात से बचाने का काम ये करती है, यानी कि तेज हवा, तेज तापमान, अधिक कम तापमान, सूक्ष्म जीव कीटों से इसे बचा के रखता है पौधों के आंतरिक भागों को। दूसरा इसके अंदर जो है ये क्यूटिकल की जो परत होती है वो मोम, रेजिन या मोमी परत होती है जो इसके ट्रांसपिरेशन को कम करती है और रंध्रों के खुलने और बंद होने में मदद करती है, गैसेस एक्सचेंज में सहायता करती है और बुलीफॉर्म सेल्स इसमें होती है तो ये अधिक मतलब इनका जो सूखने से इनको बचाती है। तो इस प्रकार से यानी कि एपिडर्मिस जो है क्लोरोप्रकाश यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस का काम भी इनमें होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा एपिडर्मिस पहला वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है पौधों को उनके आंतरिक अंगों को आघात से बचाती है। अब एपिडर्मिस टिश्यू के तंत्र में ही सेकंड है हमारा इसके अंदर स्टोमेटा। सेकंड है इसके अंदर स्टोमेटा। देखिए स्टोमेटा हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए स्टोमेटा जो है ना ये मुख्य रूप से दो द्वार कोशिका गार्ड सेल जो दो रंध्र को घेरे हुए होती हैं और इन कोशिकाओं के आकार अधिचरण की देखिए इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे ठीक है इस तरीके से ये स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा जो है दो गार्ड सेल की कोशिकाओं से घिरे हुए होती है। इन द्वार कोशिकाओं की आकृति, आकार, व्यवस्था जो है ये एपिडर्मल कोशिकाओं से अलग होती है और ये घेरी हुई कोशिकाएं हैं। ये इसकी चारों तरफ जो है ये हमारी ये सब्सिडियरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और रंध्र द्वार यानी कि जो हमारी स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स होती हैं तथा इसके स्टोमेटल यानी कि ये एसेसरी सेल्स जो होते हैं, इसके सब्सिडियरी सेल्स जो होते हैं ये मिलकर पूरा स्टोमेटल apparatus बनाता है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये तो हो गई देखो गार्ड सेल्स, ये है गार्ड सेल और ये है इसकी सब्सिडियरी
जो हमारी ये गार्ड सेल्स होती है किडनी शेप्ड होती हैं, ठीक है, और जीवित होती हैं, ये लिविंग सेल्स होती है। बाहर और भित्ति छिद्र की भित्ति की मोटाई असमान होती है। भित्ति जो अंदर की जो लेयर होती है वो ज्यादा मोटी होती है, बाहर की जो है इसमें पतली और लचीली होती है, ठीक है। और इनमें कोशिकांग, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। यानी कि जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल की इनर की जो लेयर होती है, यानी कि इनर भित्ति जो होती है, आंतरिक भित्ति होती है, वो मोटी होती है, जबकि बाहर की भित्ति इसकी पतली होती है। इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। सारे कोशिकांग यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश फोटोसिंथेसिस का जो काम है, यानी कि शुगर का फॉर्मेशन का काम भी इसके अंदर थर्मल प्रेशर बनाने के लिए बढ़ जाता है यहाँ पे, और जिससे कोशिकाएं फूल जाती हैं। और फूलने से क्या होगा कि ये खुल जाती है, खुलने से पानी जल बाहर निकल जाता है। जल बाहर निकलेगा, शलक हो जाएंगी, शलक होंगी तो वापस से ये बंद हो जाते हैं। तो रंध्र का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है जो प्लांट्स हैं उनके वायवीय तने पर भी हो सकते हैं, पत्ती की सतह पे भी हो सकते हैं, कभी कभी दल पर, जायांग पर भी उपस्थित होते हैं, परंतु निष्क्रिय होते हैं। और परजीवी प्लांट्स जो होते हैं, और यानी कि पैरासिटिक प्लांट्स हैं या फिर रूट्स हैं, और सबमर्ज्ड जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि एक्वेटिक प्लांट जो पानी में डूबे रहते हैं, उनके अंदर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। अगर होंगे भी या वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह प्रेजेंट होते हैं तो उसका काम नहीं होता है, वहाँ पे अनुपस्थित होते हैं। जबकि ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में ये अंदर की तरफ दसे हुए पाए जाते हैं। तो ये हुआ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो इनका काम क्या है, तो गैसेस का एक्सचेंज का काम है। दूसरा यहाँ पे ये ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं, यानी गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। तो ये हुआ हमारा स्टोमेटा। थर्ड है इसके अंदर एपिडर्मल आउटग्रोथ्स। एपिडर्मल आउटग्रोथ, तो एपिडर्मल आउटग्रोथ का मतलब है अधिचर्मीय अतिवृद्धि, यानी कि अधिचर्म में एपिडर्मिस में कुछ अतिवृद्धियां निकल जाती हैं, ठीक है। और ये जो अतिवृद्धियां हैं, सबसे पहले है इसके अंदर जैसे ट्राइकॉम। फर्स्ट क्या है, ट्राइकॉम। सेकेंड है इसके अंदर शूट, एपिडर्मल, ट्राइकॉम्स, ठीक है। तो ये दो तरह के इसके अंदर होते हैं, यानी कि पहला है ट्राइकॉम्स, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर ट्राइकॉम्स है, और ट्राइकॉम्स को भी इसके अंदर, अब पहले हम ट्राइकॉम जानते हैं, ट्राइकॉम होती क्या है, ठीक है। अब ट्राइकॉम्स जो है, सबसे पहले यहाँ पे ट्राइकॉम की हम बात करते हैं, तो ये दो तरह के हैं यहाँ पे ट्राइकॉम्स, और दूसरा है हमारा यहाँ पे इसके अंतर्गत हमारा एमरजेंसिस, ठीक है। ट्राइकॉम एंड एमरजेंसिस, ट्राइकॉम एंड एमरजेंसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ट्राइकॉम जो है, ट्राइकॉम को हमने रूट हेयर्स और शूट एपिडर्मल ट्राइकॉम्स, यानी कि ट्राइकॉम होता क्या है, अधिचर्म से बनने वाली सभी एक कोशिकी अथवा बहुकोशिकी उपांगों को ट्राइकॉम अथवा त्वचारोपण कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो हमारी एपिडर्मिस से बनने वाली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एपिडर्मिस से बनने वाली जो अतिवृद्धि है या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, यानी कि किसी भी एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है जो हमारे उपांग होते हैं, उसे हम ट्राइकॉम कहते हैं, और या फिर त्वचा रोम कहते हैं, ठीक है। अब ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं, परंतु इनमें निम्न 4 प्रकार की जो है मतलब बहुधा इसमें पाई गई है, ठीक है। तो 4 टाइप्स के जो ट्राइकोम्स हैं वो पाए गए हैं, ठीक है। तो 4 यानी कि सबसे पहले तो हम इसमें बात करते हैं कि रूट हेयर्स की,
रूट हेयर्स। देखिए मूल रोम, तो मूल रोम आपको पता है कि एपिडर्मिस से निकलती है, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस यानी कि एपिब्लेमा से रूट के जो हेयर्स होते हैं एपिब्लेमा से यानी कि राइजोडर्मिस से किसी भी कोशिका से बन सकते हैं। और इनमें जो रूट की एपिडर्मिस होती है उस कोशिका से अतिवृद्धि विघटित हो जाती है। सबसे पहले ये एक केंद्रकीय एक कोशिकीय और पतली भित्ति संरचनाएं होती हैं। और मूल रोम सामान्यतः अल्पजीवी होते हैं। क्या होते हैं? मूल रोम सामान्यतः कैसे होते हैं? ये अल्पजीवी होते हैं, शॉर्ट लीव्स होते हैं। देखिए जो रूट हेयर्स होते हैं वो कुछ समय के लिए जीवित रहते हैं, ठीक है। और कुछ जब उनका काम क्या होता है जल का अवशोषण करना, और कुछ समय पश्चात ही वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मूल रोम कैसे एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर, ठीक है, शॉर्ट लीव्ड यानी कि कुछ समय के लिए ही जीवित रहते हैं, एक केंद्र के होते हैं, पतली भित्ति युक्त होते हैं, यानी कि यूनिसेल्युलर, न्यूक्लिएट, ठीक है, और पतली भित्ति युक्त होते हैं। काम है इनका जल का अवशोषण करना, जड़ों में ये उपस्थित होते हैं और जल के अवशोषण का ये कार्य करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा इसमें शूट एपिडर्मल टाइपॉन्स। शूट एपिडर्मल ट्राइकोम्स, ठीक है। शूट यानी कि देखिए यहाँ पे रूट में थे, वहां गया हमारा शूट में, ठीक है। तो ये भी कैसे होते हैं? ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। कैसे होंगे ये? यूनि सेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं या फिर ये कैसे हो सकते हैं? यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं। शूट के या यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं या फिर ये मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं। साथ ही यानी कि एक कोशिकीय यानी कि सेल या प्लेबिया के अंदर, और एक कोशिकीय शाखित है एरियोना के इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये एक कोशिकीय है, अब इसके अंदर भी कैसे हैं? ये है ब्रांच्ड एक कोशिकीय, अनब्रांच्ड और ये ब्रांच्ड, ठीक है। अनब्रांच्ड के अंदर सेल्विया, प्लेबिया, और जबकि हमारा ब्रांच के अंदर है इसके अंदर एरिवा स्पीसीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं और आधार पर अधिचर में धसे हुए पाए जाते हैं। और इनकी बाहर कुछ कोशिकाओं की भूतकल बाहर की तरफ निकला होता है, ये तने में, पत्तियों में, पोमाम जायन में उपस्थित होते हैं। और इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये रोम ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो ये जो रोम है वो भी हमारे ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर हो सकते हैं। अब आता है इसके अंदर बहुकोशिकीय, ठीक है। तो बहुकोशिकीय यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, बहुकोशिकीय मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर के अंदर इसमें भी हमारे दो ब्रांच और अनब्रांच, जैसे यहाँ पे था ना, इसमें हमारा क्या है? इसमें एक में ब्रांच्ड और एक है अनब्रांच्ड, ठीक है। ब्रांच और अनब्रांच्ड, ठीक। तो अब जो हमारा ब्रांच मल्टी सेल्यूलर है उसका
वर्बेस्क, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल है वो है चीनोपोडियम, ठीक है, चीनोपोडियम। तो ये गुच्छित रोम की जैसे होते हैं, इनके ब्रांच में गुच्छे, इनके रोम जो है वो गुच्छों के रूप में होते हैं। और चीनोपोडियम में जो है ये रोम निकले हुए होते हैं, ये कैपिटेट साउंड होते हैं, ठीक है। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये जो रोम है वो गुच्छे के रूप में भी हो सकते हैं, और इसके अंदर ये हमारे वर्बिनम के अंदर यहाँ पे गुच्छे के रूप में है, और वहाँ पे ब्रांच यहाँ पे थैलेनुमा रूप में है। ये समुदाय इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। अब है ग्लैंडुलर ट्राइकॉम्स, तो ये अर्टिका के अंदर उपस्थित होते हैं। कौन से में? ग्लैंडुलर रोम, ग्लैंडुलर हेयर्स, ट्राइकॉम्स। ग्लैंडुलर ट्राइकॉम्स ये होते हैं अर्टिका के अंदर, जिन्हें दंशन रोम भी कहते हैं, जिन्हें दंशन रोम कहते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम दंशन रोम भी कहते हैं, बहुकोशीय ग्रंथि होते हैं। और पाचक ग्रंथियां यानी कि ड्रोसेरा में, या फिर इसका एग्जांपल और क्या है? नेपेंथिस, क्या है? नेपेंथिस, ठीक है। और ड्रोसेरा, ठीक है, नेपेंथिस है, ड्रोसेरा है, जिनमें पाचक ग्रंथियां होती हैं। तो ये इसके जो है यहाँ पे उपस्थित होते हैं। इसमें दंशन रोम जो है अर्टिका के अंदर, नेपेंथिस और ड्रोसेरा में पाचक ग्रंथि रोम है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर एमरजेंसिस, तो गुलाब के कांटे या कुछ जो पौधे होते हैं, एमरजेंसिस, एमरजेंसिस यानी कि गुलाब के कांटे या कुछ प्लांट्स में पाए जाने वाले जो सल्क होते हैं, किनमें होते हैं? ये भी होते हैं, यानी कि गुलाब के कांटे हो गए, या फिर कुछ प्लांट्स में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स होते हैं, कुछ में वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये जो एमरजेंसिस अति भूतांग होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? एक तो पादप अंगों पर उपस्थित रोम जो है ये ट्रांसपिरेशन कम करते हैं, परागण एवं बीजों के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। ग्रंथि रोम जो है विभिन्न जो एंजाइम्स हैं या पदार्थ है उनका स्रवण करते हैं। तो ये जो रोम है ये क्या करते हैं? इनकी सहायता करते हैं, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने 3 चीजें पढ़ी, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और इसकी एपिडर्मल आउटरूट्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम ग्राउंड टिश्यू पढ़ेंगे।